जैन साथियों, मैं कुंदन ब्रह्मविद्या में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र और घटना चक्र में संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अपना घटना चक्र का सीरीज चला है और संविधान पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमें पढ़ना है अनुसूचियाँ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और अनुसूची, और इसमें हम लोग विश्लेषण सहित विश्लेषण को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि मेन वही होता है, क्वेश्चन पे पकड़ बनता है विश्लेषण पढ़ने से। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करने से कुछ नहीं होता, बल्कि साथ साथ में आपको उसका विश्लेषण पढ़ना होगा ताकि आपको क्वेश्चन पे पकड़ बने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची? तो 12 अनुसूची। वहीं मूल संविधान में देखा जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची। मूल संविधान में 8, वर्तमान में कितना? 12। मतलब 4 को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो कौन कौन सा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। वर्तमान में 12, मूल संविधान में 8। चलिए देखिए वही है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में कितने? 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची? 12 अनुसूची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग जो कि गलत है। मूल संविधान में देखा जाए तो 22 भाग। कितने? 22 भाग। गणना के क्रम हिसाब से देखा जाए, गणना के हिसाब से, क्रमांक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22 ही है। 1, 2, 3 ऐसा करके 22 ही है। लेकिन वही क्रमांक के अनुसार देखा जाए तो देखिए 4 के कट जुट गया है इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा? कुल 25 हो जाएगा। कितने भाग? 25 भाग। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है जो कि गलत है। कितने? मूल संविधान में 395। मूल संविधान में 395, ऐसे क्रमांक के अनुसार ये भी उतना ही है। लेकिन गणना के हिसाब से देखा जाए, जिसमें क ख ग मतलब जो जुड़ दिया गया है उसमें संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया, तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 450 से प्लस। कितना है? 450 से प्लस अनुच्छेद है। उसके बाद देखिए तीसरा है कथन कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं या 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये एकदम सही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा कोई क्या है, कौन सा सही है? तो सही क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 सही है। केवल और केवल 3 सही है। सी अपना आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल 22 भाग। ठीक, गणना के अनुसार कुल कितना? तो 25। क्रमांक के अनुसार देखा जाए तो 22 ही है, लेकिन गणना अगर करें क्रम से देखें तो 25 है। एवं क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद 395 है, लेकिन गणना के अनुसार देखा जाए तो 471, मतलब 450 से प्लस है। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची? तो 8 अनुसूचियाँ थी, क्या था? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कौन कौन? तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को, 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची दल बदल, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिका। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी है कि राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है, राज्यों के मतलब राज्यों के नाम के बारे में, उसके सीमा क्षेत्र के बारे में विश्लेषण करता है, बताता है। तो पहली अनुसूची, कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों, जो कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र एवं विस्तार का ब्यौरा देता है। कौन? तो पहली अनुसूची में। ठीक, इसी में पूरा क्लियर किए हुए हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के उपबंध के बारे में, वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरा अनुसूची में शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ है, लेकिन मतलब सबका नहीं। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा यह नहीं है। राष्ट्रपति शपथ का चर्चा अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 60। तो इसमें तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति ये सब का नहीं है, आगे पढ़ लेंगे उसको भी हम लोग। चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है, सीटों का बंटवारा है, यह चौथी अनुसूची। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? देखिए, जब संशोधन करना हो, नए राज्य का सृजन करना है, नया राज्य बनाना है, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस को अवश्य संशोधित किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, मतलब पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। क्यों? पहली अनुसूची में इसलिए संशोधन किया जाएगा, मतलब आवश्यक है, क्योंकि देखिए
पहली अनुसूची में क्या है, जो भी जितने भी राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश है, उसका वर्णन, उसके नामों का, उसका विस्तार का, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस में, पहली अनुसूची में है। तो अभी कितने 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका वर्णन मिलेगा पहला अनुसूची में। फिर अगर राज्य बढ़ेगा तो उसमें भी संशोधन होगा, तभी तो उसको बढ़ाया जाएगा। जैसे 28 अगर 29 किया जाएगा तो वहाँ फिर 29 लिखा जाएगा कि 29 राज्य एवं इतने संविधान मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से ये अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए किसको, पहली अनुसूची को। चलिए देखिए, हो गया। उसके बाद भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, तृतीय अनुसूची में। तो तृतीय अनुसूची में क्या है, तो तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ है। दूसरा में क्या, वेतन के बारे में, वेतन भत्ता है। और तीसरा में शपथ है। क्या शपथ, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का जो प्रारूप है वह किस में है, तृतीय अनुसूची में। यह कथन अपना सही है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो अभी हम लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद में चर्चा, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। तो यह जो पॉइंट है अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो संसद का जो सदस्य होता है वह भी शपथ लेता है। तो इस अनुसूची के माध्यम से, कौन सी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में है। तो अपना हो जाएगा आंसर 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2 और 4 अपना सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए देखिए, यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। जैसे मतलब तृतीय अनुसूची के तहत कौन कौन शपथ लेते हैं, तो संघ के मंत्री, जो भी संघ के मंत्री है वो संघ के मंत्री लेंगे। संसद के निर्वाचन के अभिव्यक्ति, जो भी निर्वाचन होंगे उसके अभिव्यक्ति जो होंगे वो शपथ लेंगे। संसद के सदस्य उनके जो आए और संसद के सदस्य हैं तो संसद के सदस्य शपथ लेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उसके बाद किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभिव्यक्ति और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में, ये अलग व्याख्या है, अनुच्छेद में दिया गया। तो अनुच्छेद 60 में दिया गया, न कि तृतीय अनुसूची में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, मिलान करने वाला है, मतलब हाँ सही है। देख लेते हैं। जैसे तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ। तृतीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में शपथ है। तो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप हो जाएगा तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, स्थानों का आवंटन। तो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन हो जाएगा किसमें, तो चतुर्थ अनुसूची में। उसके बाद है सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में है 3 सूची। सातवीं अनुसूची में मतलब कहिए तो विधियों का बंटवारा है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो वही हो जाएगा सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए जाने वाली विधियों का बंटवारा, विधियों की विषय सूची है इसमें। किसमें, तो सातवीं अनुसूची में, जिसके तहत 3 सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें, 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में ये भी कितना था, तो 14 ही था, लेकिन अभी संशोधन के माध्यम से कितना हो गया है, तो 22 हो गया है। उसको भी हम लोग देख लेंगे आगे। चलिए देख लेते हैं। तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं के बारे में। चलिए उसके बाद देखिए, मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। जैसे चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। षष्ठम अनुसूची मतलब छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। पाँचवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में। वही छठा में स्पेशलिस्ट राज्य को मतलब राज्य विशेष दे दिया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। तो यही हो जाएगा अपने इसका सिस्टम का। और अष्टम मतलब 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। और 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, और इसमें भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार का उल्लेख किया गया इसमें। तो देख लीजिए, 1 का 3
यानी सी हो जाएगा इसी हिसाब से, 1 का 3, बी का 4, सी अपना आंसर। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम में भाषाएं और 9 में भूमि सुधार अधिनियम है। चलिए उसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची, तो वही बात 7वीं अनुसूची में क्या है, तो विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। और इसके तहत कितनी सूची आती है, तो 3 सूची आता है, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, विधायी शक्तियों का वितरण। उसके बाद 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में हम लोग अभी देखें जो भूमि सुधार का अधिनियम, और इसमें एक और पॉइंट था कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, मतलब इसमें कहा गया था कि जो भी विधि बनाया जाएगा और उसको अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो उसका क्या नहीं किया जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण नहीं की जाएगी। लेकिन 2007 हाँ 7 या 7 में ही उसको हटा दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया गया कि जो भी नियम कानून बनेगा उसका मतलब न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसका न्यायिक पुनरीक्षण भी करेगी। तो पहले था यह, तो 9वीं अनुसूची हो जाएगी। उसके बाद 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता 10वीं अनुसूची में। तो इस हिसाब से अपना आंसर देखा जाए तो 1 का 2 नहीं 1 का 3 और बी का 1 और सी का 4 है, सी का 4 हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन होगा इसमें, सी हो जाएगा। चलिए कुछ ठीक है। उसके बाद 7वीं अनुसूची फिर मिलान करने वाला है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची देखिए लिख दिया, संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियाँ किसमें, 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या, तो 22 भाषाओं को लेकर भाषाएं हो जाएगी। 9वीं अनुसूची में क्या, तो कुछ अधिनियमों द्वारा विधि मान्य कर 9वीं अनुसूची में हो जाएगी। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं में दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता दल बदल। उसके बाद है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमिलित नहीं है। तो तीसरी में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में वेतन। और तीसरा में क्या है, तीसरा में शपथ है। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता दल बदल। 8वीं अनुसूची में भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। और 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यह जो है 4थी अनुसूची में, किसमें, यह 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में वही जो भूमि सुधार अधिनियम था वह। उसके बाद देखिए हाँ, और यहाँ क्या लिखता है कि विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो इस समय कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अजय इसको देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक अनुमुक्ति प्रदान करने का उपबंध, मतलब इसी संशोधन से अंतः स्थापित 1931 के ख के माध्यम से किया गया। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन, ध्यान में रखना है कौन सी अनुसूची, अभी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी अनुसूची जो है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना है। मतलब इसमें जो भी कानून है उसको क्या नहीं किया जाएगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो खास करके यह जो बनाया गया था भूमि सुधार कानून जो बनाया गया था, यह इसका उद्देश्य यही था कि न्यायालय में इसको चुनौती न दी जाए और जमींदारी उन्मूलन हो जाए, इसी उद्देश्य से राज्यों के। लेकिन इसका बाद में क्या किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, गलत उपयोग कहिए। तो इसी उद्देश्य से राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए उसके बाद देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो 9वीं अनुसूची को। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो क्यों नहीं डाल सकती है, एकदम डाल सकती है। और पहले डाला जाता था, क्यों डाला जाता था, क्योंकि उसका न्यायिक परीक्षण नहीं की जाती थी, इसीलिए डाला जाता था। लेकिन इसको तो हटा दिया गया फिर आगे चल के। उसके बाद है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। तो पहले था कि न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं की जा सकती, ठीक, एवं इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। यह पहले था, अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया। यह पहले था कि
उसका न्यायिक क्या कहते हैं, न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, क्योंकि उसको तो हटा दिया गया दूसरा। अच्छा ये देख लेते हैं इसको। देखिए, भारतीय संविधान ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 के क, 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 के क और 31 के ख जोड़े गए। 31 के क और 31 के ख जोड़े गए किसके तहत, तो 1951 भारतीय संविधान के माने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा 31 के क और 31 के ख, 31 के क और 31 के ख जोड़ा गया। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि 31 के ख और 31 के क और ख को जो जोड़ा गया कब, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत। संसद द्वारा विशेष विधि विशेष यानी भूमि सुधार विधियाँ को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाव दिए जाना आसित हो। वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में ऐसे 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 के ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि विभाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं, 31 के ख, या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 ध्यान में रखना है, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने, और कौन सा मामला है, तो IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु के मामला, ध्यान में रखना ये भी पॉइंट है। IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु मामला में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, वह न्यायिक समीक्षा की दायरा से बाहर नहीं हो जाएगा। लेकिन पहले था कि पहले 2007 से पहले था कि न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जाएगी, इसी प्रकार से मतलब अधिनियम ही बनाया गया था। लेकिन 2007 में क्या किया गया, 2007 में इसको हटा दिया गया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि, तो इसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंब संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। मतलब इसमें कहा गया 2007 में कहा गया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विधान शामिल किया गया उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, इस आधार पर की जाएगी कि वह अधिनियम जो है अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में जो प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं करते हैं या करते हैं। अतः उपयुक्त स्थानों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो समझ गए, 2007 ध्यान में रखना है। IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु मामला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बन चुका है UPPCS में से 2017 कि कोहेल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो कोहेल्लो केस कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। कोहेल्लो केस कौन सी अनुसूची, 7वीं बोला है, 9वीं अनुसूची, 2007 से 7 आ गया। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है कोहेल्लो केस और कोहेल्लो केस बनाम तमिलनाडु। और कब, तो 2007 में जो न्याय निर्णय दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी अधिनियम शामिल किया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, वह न्यायिक समीक्षा से बाहर अब नहीं होगा। ठीक है, और कब से नहीं होगा, कब से देखा जाएगा, तो 1973 24 अप्रैल 1973 से। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूची मतलब 3 सूची कौन में, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर 7 हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने विषय, तो संघ सूची में कुल 97 विषय। वर्तमान में देखा जाए गणना की दृष्टि से 98 है, कहीं कहीं दे देगा कि आपको 100 है। ठीक है, और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सूची मतलब कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, केवल और केवल किसको है, संघ को है। वहीं राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 59 ऐसे कहीं 61 दिया जाता है। ठीक, तो 59 विषय जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाएगा। राज्य सूची पर कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास। संघ का कानून में संघ के पास है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय और वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 52 कितना है, 52 का उल्लेख है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार तो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संघ को भी और राज्य को भी, दोनों को, संघ एवं राज्य दोनों को। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद देखिए
जैसे संघीय सूची, संघ सूची में कितने, तो संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में कितने हैं, तो राज्य सूची में और संवर्ती सूची में, तो राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 से जो 52 हुआ है। चलिए, संघीय सूची में 47 प्रविष्टियाँ वर्तमान में गणना के अनुसार से 97 राज्य सूची में 66 59 66 59 66 और 59, संवर्ती सूची में 47 और 52। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बराबर आपको सेट में मिल जाएगा। आर्थिक योजना किसका विषय, आर्थिक योजना किसका विषय है, तो आर्थिक योजना यह संवर्ती सूची का विषय। आर्थिक योजना किसका विषय है, आर्थिक योजना संवर्ती सूची का विषय है आर्थिक योजना। देखिए, संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। तो यह ध्यान में रखना है, आर्थिक आयोजन जो है यह संवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक आयोजन किसका विषय है, तो यह संवर्ती सूची का विषय है। फिर से क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछा गया है यूपी UDA LDA प्री 2006 में कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का भाग है। आर्थिक नियोजन किसका भाग है, आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची। इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, पकड़ लीजिए, चाहे जैसे भी फंसा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बराबर आपको सेट में मिलेगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं नहीं बल्कि देखिए सभी तो हम लोग पूछा जा चुका क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो आर्थिक नियोजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आर्थिक नियोजन कहाँ, तो संवर्ती सूची में है। उसको देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। जानवरों के प्रति क्रूरता, तो यह संवर्ती सूची में, अभी किस में है, संवर्ती सूची में है जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम। और BPSC री एग्जाम में पूछा गया 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। हो सकता है कि दरोगा में सबब बन जाए। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित है। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, तो संवर्ती सूची का विषय पुलिस किसका है, राज्य का। पुलिस किसका है, राज्य का है। आपराधिक मामला, यह संवर्ती सूची का, और विदेशी मामला शंका हो जाएगा। और आपराधिक मामला किसका, तो संवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामला किसका, संवर्ती सूची का। प्रश्न विकल्प में प्रदत्त विषयों में से पुलिस किसका, राज्य सूची, और विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में आता है, रेडियो एवं टेलीविज़न और विदेशी मामला। जबकि आपराधिक मामला जो है यह संवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक मामला किसका विषय है, तो संवर्ती सूची का विषय। आपराधिक मामला किसका विषय है, संवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामला, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है। संवर्ती सूची में, तो संवर्ती सूची में क्या, तो संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस में है, तो यह हो जाएगा अपना संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। उसके बाद है निखात निधि है, प्रति व्यक्ति कर है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है। तो देखिए, इसमें जो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, निखात निधि है, ये सभी जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यह किस में आता है, राज्य सूची, तीनों जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन यह किस में आता है, तो यह संवर्ती सूची में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभी देख लें हम लोग, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता किस में है, राज्य सूची में आता है। जनगणना किस में, जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यह द्वितीय अनुसूची। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है द्वितीय नहीं बल्कि चौथी अनुसूची में, किसमें, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन, द्वितीय अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में वेतन है, वेतन, ठीक। उसके बाद दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है, तो संवर्ती सूची में क्या,
कृषि, कृषि किसका, राज्य सूची का विषय, कृषि राज्य सूची का विषय। पुलिस किसका, राज्य सूची का विषय, ठीक है। रक्षा किसका, रक्षा संघ सूची का विषय, ठीक। शिक्षा संवर्ती सूची में, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। शुरू में शिक्षा जो है किसमें, यह राज्य सूची में शामिल थी, शिक्षा भी राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन ध्यान में रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन की धारा 57, धारा कौन सी है, 57 के द्वारा इसकी शिक्षा को किसमें, तो शिक्षा को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। ऐसे पूछेगा नहीं धारा वगैरह, लेकिन ध्यान में रख लेना है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टफ बना दिए जाते हैं, जानबूझ के बना दिए जाते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन जो है वो लड़का नहीं कर पाए, है ना, इसलिए। लेकिन हम लोग छोड़ने वाले कहाँ हैं, सबको पकड़ेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के तहत, चलिए उसके बाद शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। और कौन सी धारा, तो धारा 57, धारा 57 के तहत। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में, तो वन, शिक्षा, इस सबको एक ही साथ राज्य सूची से संवर्ती सूची में किया गया। कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। देखिए भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से हस्तांतरित कर संवर्ती सूची में और प्रविष्टि संख्या 17 के क में, किसमें, 17 के क के तहत अंतर्स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्या है, सही सुमेलित नहीं है। वन किसमें, वन संवर्ती सूची में सही है, वन किसमें, संवर्ती सूची में सही है। जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य किसका, तो राज्य सूची का विषय है, सही है, ठीक है। डाकघर, बचत बैंक किसका, संघ सूची का विषय है। और शेयर बाजार संवर्ती सूची, जो कि गलत दिया, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255, ये भी ध्यान में रखना, अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। तो विधायी शक्तियों के बारे में कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद है, तो विधायी शक्ति 245 से 255, 245 से 255, कुल 11 अनुच्छेद ना, 245 से 255 में आ जाएगा। तो इसमें विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया था। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन संवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार एवं डाकघर संघ सूची में, शेयर बाजार और डाकघर संघ सूची में। तो चलिए इतना तो ये तो सही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद विधायी शक्तियों का अनुच्छेद 245 से 255, 245 से 255 क्या है इसमें, तो विधायी शक्तियाँ। चलिए केंद्रीय सूची में क्या है, तो केंद्रीय सूची में केंद्रीय सूची यानी केंद्रीय सूची का मतलब हुआ संघ सूची। तो जनगणना आ जाइए, इसको जनगणना को पकड़ लीजिए। इसमें राज्य सूची में क्या था, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा, पुलिस है, ये सब किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। संवर्ती सूची में क्या जाएगा, तो संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, ये सब किस में, तो संवर्ती सूची का विषय है। यह अवशिष्ट शक्ति संघ सूची के अंतर्गत आता है और यह अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए यहाँ देख लीजिए, केंद्रीय सूची में जनगणना आता है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ जाएगा, संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो जाएगा, और अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अधीन होता है, इसमें क्या, अंतरिक्ष अनुसंधान। उसका देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो शिक्षा पर प्रभाव राज्य के नीति निर्देशक तत्व डालेगा, अनुच्छेद 45 में है, ठीक। उसके बाद ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जरूर, पर पंचम अनुसूची, तो पंचम अनुसूची में क्या, पंचम अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है।
षष्ठम अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। सप्तम अनुसूची में विधायी शक्तियों का बंटवारा है और इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्या है कि निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी जो है शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 के 6, 243 के ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया। 6 वर्ष की आयु तक पंचायतों को 243 के 6 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 के ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पश्चिम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। मतलब इसमें यह नहीं लिखा गया कि यह शिक्षा पर प्रभाव डालेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ प्रशासन सही होगा और शिक्षा व्यवस्था भी सही होगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी डालता है। चलिए, उसके बाद भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वां में दल बदल, 10वां अनुसूची दल बदल कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आ जाइए। उसके बाद भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से। उसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? बैंकिंग संघ सूची में आता है, जनगणना संघ सूची में आता है, बीमा संघ सूची में आता है, और गैस, जो कि गलत है। गैस किस में आता है? तो गैस देखिए राज्य सूची का विषय है। किधर है? गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। तो गैस किस में है? राज्य सूची में। गैस किस में है? राज्य सूची में। बीमा किस में? संघ सूची में। बैंकिंग किस में? संघ सूची में। जनगणना किस में? संघ सूची में। चलिए, उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संपर्क तथा प्राकृतिक गैस विक्रय पर करे राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। मतलब प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क यह किसका है? संघ सूची का विषय। प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क यह संघ सूची का विषय है, जबकि सिर्फ गैस बोले तो यह राज्य सूची का विषय है। उसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो रक्षा संघ सूची में, रेलवे संघ सूची में, विदेश मामला संघ सूची में, कृषि राज्य सूची में। कृषि किसका विषय है? तो कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका विषय है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में शिक्षा किस में आता है? शिक्षा समवर्ती सूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में। रेलवे पुलिस यह राज्य सूची का विषय है। देखिए, पुलिस राज्य सूची में, तो रेलवे संघ सूची में, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची में ही आता है, ध्यान में रखना। रेलवे पुलिस किस में आता है? राज्य सूची में ही आता है। वन किस में? समवर्ती सूची में। इसका किस में है? समवर्ती सूची में। चलिए, देखिए, तो शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची का विषय। विद्युत ध्यान में रखना, विद्युत भी, जैसे वन, शिक्षा, ये सब तो ध्यान में रहता है, लेकिन कुछ अलग नाम है, जैसे विद्युत किसमें? यह समवर्ती सूची का विषय। विद्युत किसका विषय है? तो विद्युत समवर्ती सूची का विषय है विद्युत। जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। ज्ञातव्य है कि रेलवे तथा रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या क्रय विक्रय पर कर राज्य सूची। मतलब सिर्फ अगर विद्युत बोले तो किस में? समवर्ती सूची में, लेकिन विद्युत के उपभोग पर, उपभोग कहाँ किया जाएगा? राज्य में किया जाएगा। ठीक, उस पर कर कौन लगाएगा? विक्रय पर कर कौन लगाएगा? राज्य सूची लगाएगा। राज्य लगाएगा तो राज्य सूची हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में है रेलवे पुलिस राज्य सूची में। जनगणना किस में? तो जनगणना संघ सूची में। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन यह हो जाएगा अपना समवर्ती सूची में। किस में? समवर्ती सूची में। उसके बाद है निगम कर। तो निगम कर किस में हो जाएगा? संघ सूची में हो जाएगा निगम कर। ये भी ध्यान में रखना है। निगम कर, जनगणना संघ सूची में। निगम कर किस में? जनगणना तो याद रहता है, जनगणना याद रहेगा आपको, वह संघ सूची का विषय है। निगम कर ध्यान में रखना है। निगम कर किस में? तो यह संघ सूची का विषय है, निगम कर। निगम कर संघ सूची का विषय।
रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय, तो पंचायती राज राज्य सूची, पंचायती राज राज्य सूची का विषय। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय। उसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया अपराध यह किस में है? दंड प्रक्रिया यह समवर्ती सूची में। किस में है? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में। पुलिस राज्य सूची, लोक व्यवस्था राज्य सूची, कारागार, तो कारागार किस में आता है देख लेते हैं। कारागार, कारागार राज्य सूची, जेल ना, कारागार एवं लोक व्यवस्था यह राज्य सूची में। किस में है? राज्य सूची के विषय में शामिल है। देखिए दिमाग कभी कभी जो होता है ना, आसान क्वेश्चन पर भी लेकिन मतलब दिमाग से हट जाता है। उसके बाद विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? मतलब विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना किस में है? तो विवाह, विवाह विच्छेद यह समवर्ती सूची का विषय। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना यह किसका विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना किसका विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए उसका देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से? राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो राज्य के विधानमंडल का जो निर्वाचन है, सूची 1 प्रविष्टि संख्या 72। सूची 1 3 सूचियाँ हैं, तो प्रथम सूची में कितना प्रविष्टि है? 97, 98 वर्तमान में देखा जाए तो इसमें भी है, इसमें भी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के बारे में है। और दूसरा है सूची 2 प्रविष्टि संख्या 37, प्रविष्टि संख्या 37, 72 और 37, 72 और 37, 72 और 37 प्रविष्टि संख्या। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संसूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग। तो यह पॉइंट तो हमें ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य के विधानमंडल के लिए, बल्कि संसद के लिए है, राज्य के विधानमंडलों के लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए है। तो प्रविष्टि संख्या 72 वहाँ। उसके बाद है कि दूसरा सूची जो है राज्य सूची और प्रविष्टि संख्या 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से। राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। ठीक, विधि के अधीन रहते हुए, तो यह अनुच्छेद प्रविष्टि संख्या 37 में, प्रविष्टि संख्या 37। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? शुल्क और कर लगाना, तो टैक्स लगाना 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची में। भूमि सुधार किसमें? तो यह राज्य सूची का विषय है, भूमि सुधार। और इसे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए। उसके बाद भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल 10वीं अनुसूची। और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 51वें संविधान संशोधन नियम 2003 ध्यान में रखना, 91वें संविधान 2003 द्वारा संशोधन किया गया। और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना। तो यह जो 15% किया गया मंत्रिपरिषद का आकार, यह 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। तो यह पॉइंट तो ध्यान में रखना ही है आपको। साथ साथ ये भी रखना है कि दल बदल में 10वीं अनुसूची में जो फिर से संशोधन किया गया, या इसको लाया तो गया था 1950 में 52वां, लेकिन इसमें संशोधन किया गया तो 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 और मंत्रिपरिषद की आकार की बात भी करता है यह। उसके बाद भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया था? दल बदल 10वीं। उसके बाद भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत
और शून्य घोषित किया जा सकता है। क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि, तो देखिए जनजातीय भूमि दे दिया, तो जनजाति से 2 ही अनुसूची संबंधित है, एक तो 5वीं और एक तो 6वीं, 5वीं और 6वीं। तो 6वां में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वहाँ क्लियर दे दिया गया, ठीक। और यहाँ ऑप्शन 6 है भी नहीं, तो सीधी से हो जाएगा अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बारे में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि यदि किसी परिविष्टि क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि इसके परिणाम का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 5वीं अनुसूची में क्या लगाया? 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए। तो देखिए पहला इसमें कि इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, गैर जनजातीय लोगों पर। तो देखिए तो इसमें मतलब यह जो है यह जनजातीय लोगों को सुरक्षित करने के लिए तो यह अधिनियम बनाया गया, या इससे यह जो अनुसूची है इसमें जोड़ा गया। तो ये अपने से यही हो जाएगा कि इससे जो हो जाएगी जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, ठीक। चलिए और ऐसे पढ़ लेते हैं ऑप्शन कि इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, जो कि गलत है, और इससे वह क्षेत्र राज्य संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, नहीं गलत है। और जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशिष्ट कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसे भी ऑप्शन पर भी छांट लेते, ऑप्शन पे भी छांटा जाता है। देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न, मतलब यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यह स्पेशल दे दिया गया किसमें? तो 6ठा में। किसमें? 6ठा में। तो इसी से भिन्न भारत के राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए। इसके पैरों 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को भी बढ़ा सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल विशेष शक्ति प्रदान की गई। छोड़ दीजिए सब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा करता है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों दे दिया है, लेकिन अनुसूचित 5वीं अनुसूची जो है किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ होगा अपना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। देखिए सॉरी जनजाति, जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति। देखिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, यही पॉइंट है इसमें यही पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यहाँ दे दिया विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों मतलब अन्य राज्य जो भी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो तो 6वीं में, उसको छोड़ के तो 5वीं अनुसूची। किसमें? 5वीं अनुसूची में, सेम पॉइंट है। चलिए उसके बाद भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण के लिए, सही है। राज्य की भी सीमाओं का निर्धारण, गलत है। पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार, गलत। सीमा, यानी अपना आंसर यही हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। चलिए उसके बाद भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, तो याद होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसके बाद संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? किस में नहीं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में लागू नहीं होती। किसमें? मणिपुर में लागू नहीं होती है। उसके बाद भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा अपना आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बस ऑप्शन एक ही है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। तभी हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में विश्लेषण हम लोगों ने किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों का जो अधिसूचित करता है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो क्या है कि कौन सा सही है? तो सही तो अपना हो जाएगा दोनों। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुसूचित क्षेत्रों का जो अधिसूचित है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आज इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। यह अधिसूचित भी करेगा, यह अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी अनुसूची के भाग ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। और इस प्रकार दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सत्य है। उसके बाद भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। और है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। इसमें क्या है कि इसमें है कि कितने कथन सही है? तो कथन कितने सही हैं? केवल 2 कथन सही है। 3 कथन में से 2 कथन सही है। विश्लेषण इसका पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग पैरा 6 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया। इस भाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे विषय से है, ऐसे क्षेत्र से जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो एक कथन तो सही है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। तो ये भी क्या है? दूसरा कथन भी सही है। यानी सबसे बड़ा जिला होता है और सबसे छोटा ब्लॉक में क्या होती है? गाँवों का समूह होता है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। राज्य का राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। और ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे कि वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा तो वह देगा। तो तीसरा जो कथन था, तीसरा कथन वह अपना गलत दिए हुए था। चलिए उसके बाद स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्वायत्त जिला के संदर्भ में, स्वायत्त जिला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। सही है, प्रत्येक जो स्वायत्त जिला परिषदें होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में उसमें 30 सदस्य होती है। स्वायत्त जिला परिषद 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, और राज्यपाल द्वारा बनते, जो कि गलत है। और असम के स्वायत्त जिला में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। तो 1 और 3 अपना सही है। 1 और 3 असम के जो स्वायत्त जिला है उसमें भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल के पास। उसके बाद देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के 2 के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त यानी स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। किसको? राज्यपाल को यह अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 4 से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास है।
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 11वीं पंचायती राज से, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और यह 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जुड़ी गई, जिसमें कुल कितने विषय, 29 विषय है। कितने विषय, 29 विषय है, जिसमें मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति है। कौन बनाएगा विधि, पंचायत बनाएगी। उसके बाद भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो कितने विषय हैं, 29 विषय है। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये चैप्टर अनुसूची से समाप्त हुआ और नया क्वेश्चन है यह जो है हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना से क्वेश्चन। इससे है प्रस्तावना से क्वेश्चन है। और 50 मिनट हो गया, मतलब एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो अनुसूची अपना खत्म होता है, उसके बाद हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें वीडियो मतलब रेगुलर चाहिए, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और हमें उससे मोटिवेशन मिलती है हम वीडियो बनाने के लिए, मतलब वीडियो बना पाएंगे। और ऐसे होता है कि वीडियो हम नहीं बना पाते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।